हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज हम लेके आ गए चैप्टर 2 विच इज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में सारे विल इंश्योर कि हम लोग सारे ICAI का कवरेज रख रहे हैं। प्लस अब ये मैंने समरी नोट्स बना लिए। समरी नोट्स में आपका कंसाइज्ड है, जितना आपका रेलेवेंट है एग्जाम्स के लिए उतना कि कंसाइज भी है एंड कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी होगा। जब आप खुद से भी पढ़ोगे तो उसका भी क्लैरिटी मिलेगा। एंड इसके साथ साथ मैं क्लास में आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क कराते जाऊंगा कि जो भी एग्जाम्स पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क कराते जाऊंगा, सो दैट आपको एक दिन पहले अगर आपको रिवाइज भी करना होगा तो आपको पता होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग दिस, हम एक समझते हैं कि मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट सबके लिए। तो सारे बिजनेसेस के लिए ना उनका कंटिन्यूसली मॉनिटर करना एनवायरनमेंट को बहुत ज़रूरी है। क्यों? अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक कार मैन्युफैक्चरर हो, नाउ टेल मी कि व्हाट हैज़ बीन द रीसेंट चेंज इन द इंडस्ट्री, कि क्या टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। द आंसर इज करेक्ट। हम लोग फ्यूल से हम लोग मूव हो गए ईवी टेक्नोलॉजी में। तो ईवी कार्स का ट्रेंड आ गया है, ईवी टेक में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो धीरे धीरे फ्यूल कार से हम लोग दूर जाते जा रहे हैं एंड मोर ईवी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट हो रहा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं क्यों मॉनिटर करना जरूरी है। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने क्या किया, उनको ये ट्रेंड दिखा। पहले ये ट्रेंड यूएस में दिखा कि यूएस में आपका ईवी का सेल्स बढ़ रहा था। उनको पता था कि ये वहां पे बढ़ रहा है तो इवेंचुअली इंडियन मार्केट में भी आ जाएगा। इंडियन मार्केट में उन्होंने एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज की तरह पहले से ही ईवी कार्स बनाने के लग गए थे। डिजाइंड इट, दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इट। फिर थोड़े बहुत शुरू में फ्लॉज थे, उनको ठीक किया, तब तक उतना डिमांड में नहीं था। अब क्या होता है ना, एक बार आप स्केल पहुंच जाओ और उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स में कुछ इशू आए तो एक मास स्केल में वो इशू डेवलप हो जाता है। तो शुरू में ईवी कार आया, कोई ले नहीं रहा था, बहुत कम लोग ले रहे थे। जो भी इश्यूज आए उन्होंने इनिशियली भी रिजॉल्व कर लिया, कम जब स्केल था। एंड इवेंचुअली क्या हुआ, जैसे जैसे पिक होने लगा कि लोगों के अंदर वो एडॉप्शन बढ़ने लग गया, तो लोग क्या करके ईवी कार्स में मूव करें। अब जैसे ही वो ईवी कार्स में मूव करने गए तो उनके पास क्या ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन बचा कि अगर बजट फ्रेंडली चाहिए तो उनको टाटा में जाना पड़ेगा। और जिनका रेंज था अराउंड 8 to 10 लाख से शुरू होता था, फिर आपका 15-16 लाख में भी आपको नेक्सॉन वगैरह मिल जाएगा। तो ये सब पे आपको ऑप्शंस मिल जाते थे। वेयर एज अगर आप लग्जरी में चले जाओ तो फिर MG मोटर्स आ जाता था। MG मोटर्स आपका 20 लाख के आसपास से स्टार्टिंग होता था, 20 to 25 लाख के बीच में, डिपेंडिंग आप कौन सा मॉडल ले रहे हो तो उसके बीच में बढ़ता था। तो दो ही सेगमेंट थे एंड लोग क्या हुआ है, बजट फ्रेंडली के उसमें टाटा मोटर्स का सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गया ईवी के अंदर। तो दे आर डोमिनेटिंग इन दैट ईवी सेक्टर। एंड यहाँ पे क्या हुआ, मारुति जैसी कंपनी, उनको लगा कि ये ईवी टेक्नोलॉजी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म रह के रह जाएगा, ये थोड़ा सा डिमांड आएगा बट कभी स्केल नहीं पकड़ पाएगा। एंड मारुति डील्स इन स्केल, उनको चाहिए कि बहुत स्केल हो तभी हम लोग इतना मेहनत इन्वेस्ट करें, अदरवाइज हमारे पास ऑलरेडी इतना स्केल है कि क्यों ये सब में जाना। बट उनके साथ वो चीज़, वो पॉलिसी थोड़ा बैकफायर करके उनका क्या हुआ, थोड़ा वो उन्होंने ये सोचा कि ये टेक्नोलॉजी कभी अडॉप्ट ही नहीं होगी आगे जाके, या होगी भी तो बहुत कम फ्रेगमेंटेड सेगमेंट्स में ही होगा, बहुत कम ही लोग ही ईवी में मूव करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड उनको दिखा कि नहीं, लोग मूव हो गए एंड वो पीछे रह गए। उसके वजह से दे आर नाउ गोइंग टू लॉन्च उनका अपना ईवी का फर्स्ट प्रोडक्ट जो वो May 25 में लॉन्च करने वाले हैं। तो दिस इज हाउ इम्पैक्टफुल इट इज, कि वो इम्पैक्ट अगर आप देखोगे कि उन्होंने ये सोचा कि ये एनवायरनमेंट उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जो ईवी का टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया ईवी टेक्नोलॉजी में, आज वो क्या हो गया, पीछे रह गए। तो आज एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या है सर, अगर आप देखोगे कि Tier 1 सिटीज में क्या ट्रेंड चल रहा है, Tier 1 सिटीज में क्विक कॉमर्स का बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग क्विक कॉमर्स में मूव हो रहे हैं। लोग 10 मिनट्स डिलीवरी, 15 मिनट्स डिलीवरी में मूव हो रहे हैं, अपने ग्रोसरीज मंगवा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, पहले सिर्फ ये ग्रोसरी से स्टार्ट हुआ था, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एक्सपैंड हो रहा है। किस में एक्सपैंड हो रहा है सर, क्लोथिंग में एक्सपैंड हो रहा है। अब वो आपको अगर T-शर्ट चाहिए, आपको 10 मिनट्स में डिलीवर करके दे देगा जेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट। तो यहाँ पे आपको बुक्स चाहिए, नॉवेल्स चाहिए आपको, जो पहले फ्लिपकार्ट में बुक्स, अमेजोन में बुक्स मिलते थे तो आपको एक दिन में डिलीवरी मिलता था, 2 दिन में डिलीवरी मिलता था, अभी 10 मिनट्स के अंदर आपको बुक घर में डिलीवर हो जाएगा।
तो इट इज गोइंग एट सच अ स्केल एंड अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसको क्या है, अब आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये क्विक कॉमर्स आपके लिए कैसे थ्रेट हो सकता है। मान लो आप एक मिंत्रा जैसी कंपनी हो या आजियो जैसी कंपनी हो, आपको क्या दिख रहा है कि ये फैशन इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे क्विक कॉमर्स घुस रहा है। अब सिंस क्विक कॉमर्स फैशन इंडस्ट्री में घुस रहा है, जिसमें 10 मिनट्स में वो डिलीवर कर रहा है, नाउ एज अ ई कॉमर्स कंपनी जो आप क्लोथिंग में डील कर रहे हो, आपको भी ये चीज़ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो लोग मूव हो जाएंगे एंड आपका ऐप यूज़ करना लोग बंद कर देंगे, आपके ऐप से शॉपिंग करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है, मिंत्रा ने भी अडॉप्ट कर लिया है 30 मिनट्स में डिलीवरी। तो आप ऑर्डर करो मिंत्रा में, आपको 30 मिनट्स में डिलीवर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको फोकस करनी पड़ेगी। और क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे किराना स्टोर्स हो गया फॉर एग्जांपल, आप किराना स्टोर्स में अगर थे, तो किराना स्टोर्स में आपको ये अगर क्विक कॉमर्स का ट्रेंड दिख रहा है तो आपको दिख रहा है कि इवेंचुअली ये आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा। आज के दिन में बहुत सारे ऐसे किराना स्टोर्स है जो आज के दिन में शट डाउन हो गए, जस्ट बिकॉज क्विक कॉमर्स इतना स्केल हो गया, लोग जाके खरीदना बंद कर दिया एंड लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर करके चीज़ें मंगवा रहे हैं। तो इसलिए यू नीड टू कंटिन्यूसली स्टडी योर एनवायरनमेंट, ये देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज होता रहता है, करेक्ट। पहले शॉपकीपर्स को भी थ्रेट आया था जब अमेजोन ई कॉमर्स आ गया था कि लोग ई कॉमर्स में मूव कर गए, जो भी रिटेल शॉप्स थे उनको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ। ऐसा नहीं कि वो आज बंद हो गए, बट उनका भी सेल्स ड्रॉप हो गया बिकॉज आज लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर ले रहे हैं। ऑफलाइन शोरूम जो थे, स्टोर्स थे, उनको भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ बिकॉज क्या, लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर ले रहे हैं। तो विच इज़ वाई यू नीड टू कंटिन्यूसली स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आपको देखना है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आता रहता है वो आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट क्या, एंड आप अपने पॉलिसीज में क्या चेंज कर सकते हो सो दैट आप उनके साथ compete कर सकते हो, आप रेलिवेंट रह सकते हो। जैसे मिंत्रा ने भी किया, मिंत्रा ने 30 मिनट्स डिलीवरी करके क्या किया, उन्होंने भी क्विक कॉमर्स के साथ compete करने लग गए। एंड उनको पता है कि ठीक है, अब लोग स्विच नहीं करेंगे ये बोल के कि मेरे को 10 मिनट में कपड़ा चाहिए या मतलब जल्दी कपड़ा चाहिए तो मैं क्विक कॉमर्स से मंगवा लेता हूँ। अब मिंत्रा भी उनके साथ बराबर compete करेगा। तो आप अपने बिजनेस पॉलिसीज को चेंज कर, स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो एंड अडेप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब एक बार रीडिंग करते हैं। The business world has changed a lot. Now, fast moving and unpredictable. Technology has improved how businesses work, but it also made things more complex. Because टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव होता रहता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता रहेगा टेक्नोलॉजी में, गोइंग फॉरवर्ड भी होता रहेगा। तो आपको ऑन टोज रहना पड़ेगा ये देखने के लिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं एंड जल्दी से कैसे हम अडेप्ट कर सकें। Earlier, sellers had more power. They set the price, quality, terms. Now it's a buyer market where the customers have more choices and power. Businesses must focus on quality, speed, and customer satisfaction to survive. अब क्या होता था पहले, आज से 15 ईयर्स 20 ईयर्स पहले क्या होता था, इट यूज टू बी बायर्स मार्केट। बायर्स मार्केट क्या, कि बायर्स डिसाइड करते थे, कि बायर्स अपना प्राइस सेट करते थे कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है तो मैं इस प्राइस में बेचूंगा, इररेस्पेक्टिव कि कस्टमर कितना उसको अफोर्ड कर सकता है। तो मेरे को अगर मान लो 100 रुपये में पड़ा, मैं इसको बेचूंगा 150 रुपीज़ में। अब चाहे कस्टमर उसको 150 रुपीज़ में वैल्यू करे, अफोर्ड करे, नहीं करे, वो हमको मतलब नहीं होता, बिकॉज वो कंपटीशन ही इतना कम होता था कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचता था। जब आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कोई चीज़ परचेज करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप 150 में भी मिलेगा तो आप उसको ले लोगे। तो विच इज़ वॉट वॉज हैपनिंग कि पहले बाय इट यूज टू बी सेलर्स मार्केट, जहाँ पे वो प्राइस सेट करते थे। आप क्या करो, आप जाओ एंड बोलो कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो बोलेंगे मैं मंगवा के दे दूंगा, बट आपको 5 दिन वेट करना पड़ेगा। आपको वो जितना दिन आपको बोले आप उतना दिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो दिस इज अनदर थिंग कि वो रिस्पॉन्स टाइम भी वो डिसाइड करते थे, प्राइस भी वो सेट करते थे, क्वालिटी भी वो डिसाइड करते थे कि हमको अगर अच्छा क्वालिटी चाहिए वो अपने हिसाब से क्वालिटी दे देंगे कि यार ये क्वालिटी आपको मिलेगा। तो विच इज़ वॉट वॉज हैपनिंग, बट इट हैज़ नाउ ऑल चेंज्ड। इट हैज़ नाउ चेंज्ड कंप्लीटली टू सेलर्स मार्केट कि सॉरी बायर्स मार्केट। बायर्स मार्केट कैसे, बायर्स मार्केट आज के दिन वो पूरा कंट्रोल बायर्स के पास आ गया, क्योंकि आज के दिन पे बायर्स के पास इतना ज़्यादा ऑप्शन हो गया कि आज के दिन बायर्स डिक्टेट करता है उनको क्या चाहिए, किस प्राइस में चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहिए, किस क्वालिटी में चाहिए, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय बायर्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक सोचो, प्रोडक्ट सोचो कि आपको मोबाइल फ़ोन ही ले लो। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन्स खरीदने जाओ एंड आपका बजट मान लो 25,000 हो, आपको कितने वैरायटी ऑफ फ़ोन्स मिल जाएंगे 25,000 के अंदर। आपको मिल जाएगा शाओमी का फ़ोन, आपको ओप्पो, वीवो, आपको मोटरोला का फ़ोन मिल जाएगा,
आपको सैमसंग का फ़ोन मिल जाएगा, आपको नथिंग का फ़ोन मिल जाएगा, मतलब 6 कंपनीज तो मैंने हाथ में गिना दी। अब आप ये सोचो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो अब क्या होता है, अब आप देखोगे कि मेरे को कैमरा भी चाहिए, मेरे को प्रोसेसर भी फास्ट चाहिए, मेरे को गेमिंग भी करना है, मेरे को फोटोज़ भी लेने हैं, वीडियोस भी अच्छे चाहिए, प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए, लुक भी अच्छा चाहिए। तो आज के दिन में क्या होता है, कस्टमर डिक्टेट करता है कि उनको क्या क्या फीचर्स चाहिए। आज के दिन में कंपनीज फाइट करते हैं कि अगर इस प्राइस रेंज में मुझे बेचना हो तो मैं कितना ज़्यादा दे सकता हूँ इस प्राइस रेंज में, सो दैट कस्टमर हमारे से खरीदे। तो इट्स मोर और लेस डिक्टेटेड बाय कस्टमर, कंज्यूमर नाउअडेज। जो भी बायर होता है वो डिसाइड करता है कि उनको क्या चाहिए किस प्राइस रेंज में। उनके पास बहुत पावर हो गया क्योंकि ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो गए, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब आते हैं रीजंस पे, रीजंस क्यों हमारा बायर्स मार्केट में मूव हो गया। ठीक है, फर्स्ट इज कि ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एज वी नो कि बाहर के जितने भी कंपनीज है आर इजीली आर बीइंग एबल टू इजीली इन्वेस्ट इन इंडिया। जैसे अमेजोन हो गया, बड़े बड़े कंपनीज हो गए, जैसे अभी चाइनीज कंपनीज हैं जैसे शाओमी, ओप्पो, वीवो, उन्होंने क्या किया, अपना प्लांट्स वगैरह भी सेटअप इंडिया में कर लिया, मैन्युफैक्चर इंडिया में करके बेच रहे। तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, दे आर फ्री टू कम टू इंडिया, मैन्युफैक्चर एंड सेल इन इंडिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। तो कस्टमर हैव एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, second is fierce competition. Many businessmen are competing within across countries, giving customers more choices. Fierce competition, आज के दिन में वही बोला कि आपके पास 25,000 का बजट है, आपके पास 6 कंपनीज ऐसे हैं जो compete कर रहे हैं फोन्स में, 6 अलग अलग सेम प्राइस रेंज में। एंड ये भी नहीं कि सबका एक एक फोन होगा, सबके 2-3 अलग अलग वेरिएशंस भी हो सकते हैं कि सैमसंग में आपको 25,000 के अंदर 3 वेरिएशन मिल जाए जो आप परचेज कर सकते हो। तो कंपनी के अंदर भी कंपटीशन है और कंपनी के अक्रॉस भी कंपटीशन है, अक्रॉस कंपनीज भी कंपटीशन चल रहा है एंड विद इन उसके अंदर में भी कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, एंड द थर्ड इज कि एक्सेस कैपेसिटीज इन प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। अब क्या होता है कि सबका सैचुरेशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल यूएस पे उन जो भी कंपनीज है, मान लो एप्पल है, तो एप्पल का क्या हुआ, यूएस में मार्केट सैचुरेट कर गया, सबके पास वो आईफोन हो गया, सबको एप्पल दे दिया। अब क्या, अब नेक्स्ट मार्केट उनको ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज उनका रेवेन्यू तो हमेशा ग्रो करते रहना पड़ेगा। अब वो नेक्स्ट क्या करेंगे, उनका एक्सपैंडिंग मार्केट सीखते कि कहाँ पे डाल सकते हैं, कहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंडिया आते हैं, फिर इंडिया बिकम अ वेरी गुड मार्केट फॉर आईफोन्स। तो वहाँ पे कैसे स्ट्रैटेजीज वगैरह करे कि वहाँ पे आईफोन सेल हो एंड उनका रेवेन्यू बढ़ता जाए। तो इसलिए एक्सेस कैपेसिटीज उनका हो गया एंड उनके पास अपॉर्चुनिटी दिखा इंडिया में, तो वो आज के दिन में इंडिया में फोकस करके सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्सेस कैपेसिटीज इन प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। पहले ये समझते हैं कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है। सो क्वालिटी मीन्स कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है कि नहीं, दैट इज नोन एज क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप मैकडी में बर्गर खाने के लिए जाओ, तो आप जैसे मैकडी में बर्गर खाने के जाओ, आपके माइंड में एक प्री सेट ऑफ कंडीशंस होगा कि यार ये ऐसा टेस्ट करेगा, ऐसा होगा, ये बन थोड़ा सॉफ्ट होगा, अंदर की जो आलू पैटीज हो या चिकन पैटीज हो वो ऐसा क्रिस्पी रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। तो ये सारे आपके सेट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस होते हैं एंड आप क्या होता है, आप जैसे ही उसको खाते हो तो आपका क्या होता है, दिमाग में वो ट्रिगर करता है कि ये मेरे एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं करता है, अब बोलते हो कि मान लो उन्होंने स्टील आलू पैटीज दे दी, आप बर्गर अच्छा नहीं है, आप क्या बोलोगे कि यार मज़ा नहीं आया आज का बर्गर खा के। तो दैट इज नोन एज क्वालिटी, कि आपके दिमाग में जो एक्सपेक्टेशन है, कंज्यूमर के पास जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट करना इज मीटिंग द क्वालिटी एस्पेक्ट। ठीक है, अब क्या है इसमें क्वालिटी में, क्वालिटी कॉन्टेक्स्ट मीन्स कॉन्फर्मेशन टू स्पेसिफिकेशंस, मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस, आपने कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए होंगे कि ये फीचर्स होंगे कि कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है मैं हमारे फ़ोन में, ये फीचर्स है, स्लाइडिंग फीचर्स है, कैमरा में 10x जूम है, 15x जूम है। तो क्या हुआ, तो इसमें आप क्या फीचर स्पेसिफिकेशंस जो आपने दिया, आप ये देखिएगा कंज्यूमर कि आपने जो स्पेसिफिकेशंस दिया वो उसके हिसाब से मीट करता है कि नहीं। ठीक है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन मीट कर रहा है या नहीं। एंड थर्ड इज कि वैल्यू दे रहा है कि नहीं, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। बहुत बार आपने ये सुना होगा यार 25,000 का फ़ोन है बट वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बिकॉज ये फीचर नहीं है यार इसमें। एंड जबकि आप बोलोगे तो कि दूसरे कंपनी में ये फीचर मिलता है सेम प्राइस में, तो इट शुड बी वैल्यू फॉर मनी एज वेल। अगर ये तीनों मीट कर रहा हो तो देन देर इज क्वालिटी इन दैट प्रोडक्ट। ठीक है, understanding COQ is essential in any organization as it aims for continuous improvement in its process and outcomes. ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है,
तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज कि अगर क्वालिटी को सही करने के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ऑल्सो अगर आप क्वालिटी में सही से स्टैंडर्ड मेंटेन्स नहीं कर पा रहे, आपकी क्वालिटी खराब हो गई, उसके वजह से भी जो भी आपका खर्चा रहेगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो इसको क्या होता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि अगर हम लोग क्वालिटी के लिए खर्चा कर रहे हैं कि यार ये क्वालिटी सही हो इसकी, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। एंड अगर हम लोग क्वालिटी मीट नहीं कर पा रहे एंड उसके वजह से हमको कुछ खर्चा इनकर करना पड़ रहा हो, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। कि हमने बैड क्वालिटी तो प्रोड्यूस कर दिया, कंज्यूमर्स को बेच भी दिया, अब क्या हो रहा है, अब हमको उसको ठीक करके वापस करना पड़ रहा है, तो दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। तो इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, वर्ड्स सच एज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को भी बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, एंड कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फेलियर और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। ठीक है, तो these are basically divided into two broad categories. ठीक है, फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, एंड कॉस्ट ऑफ फेलियर एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आपका प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट होगा, एंड इसमें आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ये हम लोग आगे डिटेल में बढ़ते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का क्या व्यूज रहा है एंड कैसे ये व्यूज चेंज होते रहे ओवर द पीरियड। ठीक है, इनिशियल व्यू क्या था, हायर क्वालिटी मींस हायर प्राइस। ठीक है, कि हम लोग अगर ज़्यादा क्वालिटी देना चाहेंगे तो हमको ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा, हमारा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो बहुत कंपनीज का वैसा पॉलिसी होता था कि यार ज़्यादा क्वालिटी भी दे दिया तो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या है, दिस इज एन ओल्ड व्यू। ठीक है, ये बहुत पुराना व्यू है कि जहाँ पे हम लोग क्वालिटी में अगर स्पेंड करेंगे तो हमारा खर्चा बढ़ता जाएगा, जबकि क्वालिटी में आप स्पेंड करोगे आपके खर्चे बचेंगे भी, आपके प्रोडक्ट्स में डैमेजेस कम होंगे, रिपेयर्स कम होंगे, और बहुत प्रॉब्लम्स जो आपके प्रोडक्ट्स में रहेंगे वो कम होंगे अगर आप क्वालिटी अच्छा रखते हो। तो इट्स काइंड ऑफ दोनों का बैलेंस होता है कि आप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में अगर खर्चा नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट खराब होगा, एंड देन आपको बाकी कॉस्ट इंकर करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे अगर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका बाकी दूसरे साइड का जो खर्चा है, सर्विसिंग वगैरह का खर्चा जो आपको इनकर करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, वारंटीज में देना पड़ता, वो आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव थोड़ा रॉन्ग हो जाता है कि हायर क्वालिटी मीन्स हायर प्राइस, हायर क्वालिटी मीन्स हायर कॉस्ट। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ लिटिल ओल्ड व्यू। तो दिस assumes that improving quality requires more labor, better materials, complex designs, hence higher costs. The benefits gained may not always justify the expense. कि हमारा जो कॉस्ट लग रहा है प्लस जो बेनिफिट हमको आ रहा है उसके वजह से मे नॉट बी, जो हमारा कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा, बेनिफिट जो होगा वो कम होगा हमारा। तो दिस व्यू हैड दिस अप्रोच। सेकेंड इज कि सेविंग फ्रॉम इम्प्रूविंग क्वालिटी आर ग्रेटर दैन द कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज this view is more familiar to Japanese. तो जापान में क्या होता है, दे बिलीव इन क्वालिटी। उनका ऐसा है कि आप टॉप नॉच क्वालिटी दो, क्वालिटी पे हमेशा फोकस करो, आपका जो उसका फायदा होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो आपका नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रमोटेड बाय डीमिंग highlights that fewer defects lead to lower rework, scrap, failure cost, ultimately saving more than what we have spent on quality improvement. This approach has been very successful in Japanese industries. Japanese industries such as आप देख लो, सोनी देख लो, सोनी पे you'll always find good quality, आप होंडा देख लो, आप टोयोटा देख लो, तो जो भी जापानीज कंपनी होगा वो हमेशा रिलायबल ब्रांड होता है। तो आप टोयोटा में देख लो फॉर्चुनर, फॉर्चुनर इज सो रिलायबल। आप होंडा के कार्स देख लो, होंडा सिटी हो गया, सच एन रिलायबल कार। आप सोनी के प्रोडक्ट्स देख लो, कैमराज देख लो, DSLRs देख लो, सच रिलायबल कैमराज एज वेल। तो जापानीज फोकस ऑलवेज ऑन क्वालिटी, की हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कैसे दे सके, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, कस्टमर भी खुश रहेगा, उसको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, एंड उससे क्या होगा, वो बाकी लोगों को भी बोलेगा, कम्युनिकेट करेगा, एंड इससे उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, थर्ड अप्रोच इज क्वालिटी कॉस्ट आर just a second. Quality cost are extra cost from not doing things right the first time. Which means क्या होता है, आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, अपने प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको उसको जितना भी खर्चा करना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज क्वालिटी कॉस्ट। इसमें क्या होता है, सिर्फ बात का कॉस्ट ही नहीं आता, इसमें होता है कि आपने खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बना तो दिया, आपने
सही टाइम पे सही चीज़ नहीं बनाई, जब अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को बेचा, अपने सही प्रोडक्ट नहीं बना के बेचा, तो उससे क्या हुआ, उसके क्वालिटी इश्यूज हुए, देन क्वालिटी इश्यूज हुए तो कंज्यूमर्स अनहैप्पी हो गए। अब आप समझो कि आप एक डेयरी प्रोडक्ट में आपका आपने एक पनीर लॉन्च किया अपना, अब वो पनीर आपने लॉन्च किया, अपने कंज्यूमर्स को बेचा, अच्छी पैकेजिंग वगैरह करके बेची, बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली। मान लो कंज्यूमर ने जब किया तो उनको लगा कि यार पनीर तो ख़राब है, बहुत च्यूई है, बहुत हार्ड हो गया है, एंड टेस्ट में भी बहुत गंदा टेस्ट आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, कंज्यूमर उसको फिर से खरीदेगा? द आंसर इज नो। एक बार अगर उसने उसका वो खराब हो गया, एक्सपीरियंस खराब हो गया, तो वो कभी वापस नहीं आएगा। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वालिटी कॉस्ट, कि आपने सही, यू डिड नॉट डू द राइट थिंग ऑन द फर्स्ट टाइम, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, आपके बाद के रिपरकशंस भी हो रहे हैं कि सेल जो बायर है वो फिर से कभी नहीं आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू TQM, दीज कॉस्ट गो बियॉन्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया कि हमको इस रीवर्क करना पड़ रहा है, या ये चीज़ फेंक देना पड़ रहा है, या रिपेयर करना पड़ रहा है, सिर्फ वो नहीं होता, इट गोज बियॉन्ड दैट। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स हिडन कॉस्ट सच एज कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, लॉस ऑफ मार्केट शेयर एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज दैट आर ऑफन नॉट कैप्चर्ड इन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। क्योंकि हम लोग देखते नहीं है, हम लोग का बस ये है कि कितना खर्च आया, कितना वारंटीज आया, बट एक्सपीरियंस भी तो खराब हुआ, वो कंज्यूमर वापस कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अनहैप्पी कंज्यूमर रहेगा, वो दूसरों को भी बोलेगा यार मैंने ये प्रोडक्ट ट्राई किया, कभी मत ट्राई करना, तो आपका और भी कस्टमर्स इंपैक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज आपने वो सही चीज़ नहीं बनाई। तो यू शुड ऑलवेज इंश्योर क्वालिटी। ठीक है, अब जैसे कंपोनेंट्स क्या है, हमने जो डिस्कस किया, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। ठीक है, अब इसमें आता है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, पहले पढ़ते हैं, विच इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस क्या है? तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की, हम लोग चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहिए। क्वालिटी को कंट्रोल करके क्या अचीव करना चाहते हो? आप डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट अचीव करना चाहते हो कि यार इसमें कुछ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मैन्युफैक्चर एक बार हो गया तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं मिलना चाहिए, तो आपको डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट चाहिए। दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इट इंक्लूड्स कॉस्ट इंकर्ड टू प्रिवेंट डिफेक्ट। ठीक है, डिटेक्ट इश्यूज अर्ली टू इंश्योर प्रोडक्ट मस्ट मीट इट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो सेम होता है कि इसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कि हमको डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाना चाहिए, एंड ऑल्सो कैसे बनाओगे, आप सिर्फ प्रोडक्ट को डिफेक्ट फ्री बनाने के लिए प्रोसेस भी करोगे, प्लस कि बहुत चीज़ें प्रिवेंटिव भी रहेगी, बहुत चीज़ें अप्रेजल भी रहेगी। प्रिवेंटिव में क्या होता है, प्रिवेंटिव में आप मोर और लेस देखोगे कि सिस्टम्स प्रोसेसेस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एंड अप्रेजल में आप देखोगे कि इंस्पेक्शन वगैरह कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, कि चेक्स कैसे ज़्यादा लगा सकते हैं, इंस्पेक्शन कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको पहले ही पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो प्रिवेंटिव क्या होता है? फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव हो गया जब मशीनरी स्टार्ट हो रही है, उससे के पहले आपने पूरा चेक कर लिया मशीनरी में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, वायरिंग सही है, ऑयलिंग सही है, फ्यूल डला हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी का सब फ्लो सही है, ये सब चीज़ आपके प्रिवेंटिव में आ जाएगी। बट आपका क्या होगा कि ये एक रेगुलर चेक हो गया, बट आपका अप्रेजल में क्या होगा? अप्रेजल में होगा कि प्रोसेस में आप चेक कर रहे हो, कहीं पे भी आप चेकिंग में पता चल रहा है कि यार इंस्पेक्शन में आपने इंस्पेक्शन करवा दिया, तो इंस्पेक्शन में आपको पता चल रहा है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है, या ये सही नहीं जा रहा है, तो दैट इज नोन एज अप्रेजल। ठीक है, तो अब प्रिवेंटिव को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। प्रिवेंटिव कॉस्ट प्रिवेंट्स डिफेक्ट्स बिफोर दे अकर बाय इंप्रूविंग सिस्टम प्रोसेसेस एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग। ठीक है, अब एम्प्लॉय को भी ट्रेन कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉयज ट्रेन नहीं होते, अगर एम्प्लॉयज ट्रेन नहीं हो तो उससे क्या इम्पैक्ट आ जाता है आपका, कि आपको वो जो प्रोसेस रहेगा उसमें क्वालिटी के प्रॉब्लम्स बहुत आ सकते हैं, कि कुछ मिसमैनेज हो गया, कोई प्रोडक्ट शूट किया बिकॉज एम्प्लॉयज आर नॉट ट्रेन प्रॉपरली। आप मान लो कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं है वो प्रॉब्लम्स को वैसे डील नहीं कर पाएंगे, तो दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल्स, देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में इसका है क्वालिटी ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बोइंग। बोइंग क्या है? एक एयरलाइन कंपनी है। ठीक है, अब एयरलाइन कंपनी है, तो एयरलाइन कंपनी में आप सोचो कि कितना हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रखना पड़ता होगा।
अब क्यों ऐसा? बिकॉज अगर आप मान लो एयरप्लेन में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज उसमें कितने सारे पार्ट्स लगते हैं, एम नंबर ऑफ पार्ट्स लगते हैं कि एयरलाइन पे मैन्युफैक्चर होने में, और वो ऐसा नहीं कि सारा पूरा मशीनरी से हो जाए, उसमें एम्प्लॉयज आर ऑल्सो इन्वॉल्व, क्योंकि पूरा मशीनरी से बनाना इज नॉट सो ईजी। तो उसमें क्या होता है, ह्यूमंस भी इन्वॉल्व होते हैं, कि ह्यूमंस मशीनरी के थ्रू करते हैं बट उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं, पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड नहीं होता। अब मान लो कोई भी एम्प्लॉय जो ट्रेन नहीं है एंड उसको कोई भी सही चीज़ की जगह मान लो कहीं पे कोई पार्ट लगाना था, नहीं लगाया, अब सोचो उसके रिपोर्केशंस क्या हो सकते हैं। उसके रिपोर्केशंस ऐसा है कि उसमें डेथ हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लोगों की प्लेन क्रैश में डेथ हो सकती है अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो उनके लिए वो बहुत क्रिटिकल है। उनका एक तो क्या है, लोगों की जान जाएगी, उनका ब्रांड रेपुटेशन जाएगा, लोग सेफ नहीं फील करेंगे उनके फ्लाइट्स ऑन बोर्ड करने में। सो दिस इज सो मल्टीपल रिपोर्केशंस है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं। ये ट्रेन करते हैं कि मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग होती है, उनकी वीकली ट्रेनिंग होती है, कैचअप होती है, अगर कोई इश्यूज पाया जाता है उनके वर्किंग्स में तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सारी कैचअप्स होती है। तो वहाँ पे एम्प्लॉय ट्रेनिंग में बहुत फोकस दिया जाता है, सो दैट वो प्रिवेंटिव हो। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आपका दूसरा हो विच इज कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में सिर्फ कॉस्ट नहीं रहेगा उनका, उनके लाइफ डेथ्स भी हो सकती है उनके कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की वजह से। देन सप्लायर इवैल्यूएशन, ठीक है। सप्लायर इवैल्यूएशन क्या है, दिस इज डन बाय एप्पल। अब एप्पल क्या करता है, अपने ऑपरेशंस में बहुत चीज़ें आउटसोर्स करके रखता है। अब किसी को अगर एप्पल जैसी कंपनी किसी को आउटसोर्स कर रही है, जिन जो भी अपना क्वालिटी पे बहुत एम्फेसिस करती है, अब सोचो वो जो भी उनका वो रहेगा, सप्लायर रहेगा, उनका कितना इंस्पेक्शन करते होंगे, कि कितना क्वालिटी चेक्स करते होंगे। तो वो क्या करते हैं, उनका पूरा हिस्ट्री मंगवाते हैं कि कितने साल से वो चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कितने एफिशिएंसी से कर रहे हैं, कितने डिफेक्ट्स निकलते हैं, उनका उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, कि वो टाइमली डिलीवर करने में कितना रिकॉर्ड्स रहा है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स क्या है। और इतना कुछ इंस्पेक्ट करने के बाद वो अपने सप्लायर को चॉइस करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका रॉ मटेरियल में जो डिफेक्ट आना है वो बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज दिल इंश्योर कि बेस्ट से बेस्ट सप्लायर उनको सप्लाई करे, एंड जिसके पास ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो डिफेक्ट्स हो उनके रॉ मटेरियल्स में। तो दिस इज नोन एज सप्लायर इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज नथिंग बट जस्ट कि आपका जो भी हो गया मशीनरी का, आपको एक रेगुलर मेंटेनेंस करते रहो, तो सो दैट ऐसा नहीं हो कि खराब होने के बाद आप उसको ठीक करो, रादर आप रेगुलर में करते रहोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सडन ब्रेकडाउन्स आ जाए या स्टॉपेज टाइम आ जाए, ठीक है। देन इज प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडीज, ठीक है। अब प्रोसेस को स्टडी करना, प्रोसेस इंजीनियरिंग करना, कि ये प्रोसेस और कैसे बेटर हो सकता है, और कैसे कम टाइम में कर सकते हैं, जहाँ पे भी लूप होल्स आ रहा होगा या प्रॉब्लम्स आ रही होगी कि यार इस प्रोसेस में ये एडिशनल स्टेप की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो कैसे वो स्टेप्स को एलिमिनेट किया जाए, जो भी प्रॉब्लम स्टेप्स है, एंड कैसे उस चीज़ को बेटर किया जाए। तो दीज आर ऑल प्रिवेंटिव। एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। कार मैन्युफैक्चरर टोयोटा इन्वेस्ट इन एडवांस रोबोटिक्स क्वालिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर इट्स स्टाफ, हेल्पिंग टू अवॉइड असेंबली लाइन डिफेक्ट्स एंड इंप्रूविंग कंसिस्टेंसी। तो होता ही आपको मान लो कार मिल गया ना, आपको पता चल रहा है कि यार इसके डोर हैंडल में प्रॉब्लम है, इसके स्पीडोमीटर में प्रॉब्लम है, इंफोटेनमेंट में प्रॉब्लम है, तो आप बोलोगे इतने पैसे खर्च किए मैंने एंड ये सब प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या होता है, इनको बहुत सारा स्पेंड करना पड़ता है प्रिवेंटिव कॉस्ट में। देन आते हैं अप्रेजल कॉस्ट पे। अप्रेजल कॉस्ट इज नथिंग बट आपका इंस्पेक्शन और टेस्ट करने में जो प्रोडक्ट्स, टू इंश्योर दैट दे मीट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स बिफोर रीचिंग कस्टमर्स। आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करोगे, आप प्रोसेसेस को थोड़ा इंस्पेक्ट करोगे बिफोर हैंड, तो वो चीज़ों को आप इंस्पेक्ट करोगे एंड देन यू विल इंश्योर कि यार ये जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए थे, वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। जैसे सैमसंग करता है, सैमसंग अपने प्रोडक्ट्स में फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस करता है, कि वो बैच में क्या करेगा, वो एक बैच अगर बहुत बड़ा बैच मैन्युफैक्चर हो गया किसी फ़ोन का, तो उसमें से वो सैंपल लेगा एंड टेस्ट करेगा, वो पूरा रन करेगा कि इसमें कुछ हैंग तो नहीं हो रहा है, उसमें बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करेगा, मल्टीपल ऐप्स खोल देंगे उन लोग कि करके कि फ़ोन क्रैश तो नहीं हो रहा है, कैमरा जूम इन जूम आउट करेंगे कि कैमरा क्वालिटी चेक कर लेंगे, प्रोसेसर चेक कर लेंगे, टच स्क्रीन का जो वो है वो चेक कर लेंगे। ये सब इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सो दैट क्या होता है, अगर कोई भी बैच में उनको प्रॉब्लम दिखती है
तो बिफोर इट रीचेज, आप सोच लो कि वो बैच अगर कहीं पे चला जाता है, कोई स्टेट में चला गया, मान लो मध्य प्रदेश में चला गया, तो मध्य प्रदेश में अगर चला गया तो वो कितना स्कैटर्ड हो जाएगा कि फोन्स बिक जाएंगे एंड देन उनको रिपेयर करना उतना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप उसको प्रिवेंटिव में ही पकड़ लो एंड सही कर लो तो कितना सही बात है, कस्टमर तक जाएगा ही नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा एंड आप खुद में ही रिजॉल्व कर लोगे वो चीज़। प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है, सेम होता है कि नेस्ले वगैरह में भी उनके नेस्ले वगैरह भी जो उनका प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो फिर उनको चेक करते हैं, हाइजीन चेक करते हैं कि पैकेज पूरा क्लोज है कि नहीं। मान लो अगर किसी में हवा निकल गया, डैमेज हो गया पैकेजिंग के वक्त, बिकॉज वो एयर फिल करते हैं अंदर, तो उसकी वजह से अगर कुछ डैमेज हो गया, हवा निकल गया या पैकेजिंग ठीक से नहीं है, साइड से टोन है, तो वो क्या करते हैं, वो पूरे बैच को रिजेक्ट कर देंगे एंड वापस से प्रोडक्शन लाइन पे भेज देंगे कि इसको या तो रिजेक्ट कर देंगे या तो फिर ठीक करके वापस बैच में भेजेंगे। देन इज प्रोसेस एक्सेप्टेंस। प्रोसेस एक्सेप्टेंस में क्या है कि प्रोसेस एक्सेप्टेंस में देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये मोस्टली ना ऑटोमोबाइल कंपनीज में होती है। ऑटोमोबाइल कंपनीज में क्या होती है, वो अपना ये देखते हैं कि इंडस्ट्री में क्या बेंचमार्क है प्रोसेसर्स के, तो जो भी बेंचमार्क्स होंगे फिर वो अपना देखेंगे कि वो बेंचमार्क के अगेंस्ट में वो मैच कर रहे, मतलब वो कितने अगेंस्ट कम्पीट है। फॉर एग्जांपल फाइनेस्ट ऑफ फाइनेस्ट कंपनीज होंगी, उनके बेंचमार्क्स अच्छे होंगे। तो मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ी कंपनी होगी तो उनके बेंचमार्क्स मान लो बहुत अच्छे हैं, तो उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो बेंचमार्क्स मैच कर रहे हैं या नहीं, कहीं पे प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या बेटर कर सकते हैं, क्या देख के बेटर कर सकते हैं, वो सारी चीज़। देन पैकेजिंग इंस्पेक्शन विच इज़ अगेन कि पैकेजिंग वगैरह ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड कि ओवरऑल पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम है। इसमें एक एग्जांपल है कि कोको कोला का था। कोको कोला का क्या हुआ, पैकेजिंग तो जो लेबलिंग होता है वो लेबलिंग ठीक से नहीं हुई थी कैंस के ऊपर, तो ऊपर नीचे हो गया था। तो आप कभी भी देखोगे कोई भी कैंस में ऐसा ऊपर नीचे आपको लेबलिंग नहीं मिलेगा, बिकॉज वो सारे यहाँ पे इंस्पेक्शन अप्रेजल कॉस्ट में ही कंपनी एलिमिनेट कर देती है। तो उसमें क्या हुआ था, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो पूरा बैच रिजेक्ट हो गया एंड पूरा बैच को फिर से या वो किया उन्होंने, लेबल रिमूव करके फिर से लेबलिंग की अच्छे से। तो दिस इज है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी लाइक सिप्ला performs lab test of every batch of medicine before release, ensuring compliance with drug standards and protecting public safety. तो उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रहते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड, अगेन यहाँ पे लाइफ का रिस्क होता है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड एनी क्या बोलते हैं सब स्टैंडर्ड्स या जो भी वो क्लेम कर रहे हैं कंप्लायंस जो होता है कि आप जो आपके वो होते कंपोनेंट्स होते हैं उसका जो परसेंटेजेस होना चाहिए वो थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो सकता। तो व्हाट दे डू इज कि वो एवरी बैच में इंस्पेक्ट करेंगे वो चीज़। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में विच इज कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल और नॉन कन्फर्मेंस। ये क्या होता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के पहले हम कैसे कॉस्ट इंकर करें सो दैट क्वालिटी अच्छी हो। दिस इज आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गया उसके बाद जो खर्चा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो खर्चे हो रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ फेलियर और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। ठीक है, अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं, दिस इज बाइफरकेटेड कि आप मैन्युफैक्चर होने के बाद खुद ही पकड़ लिया आपने कि प्रोडक्ट सही से नहीं बना, या फिर कस्टमर को डिलीवर होने के बाद पता चला कि ये सही से डिलीवर हुआ या ये प्रोडक्ट सही से मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। तो विच इज नोन एज इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। इंटरनल फेलियर इज बिफोर रीचिंग टू कस्टमर, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी मैच नहीं कर रहा है एंड आपने उसको ठीक कर लिया, तो दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर। कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पहुंच जाती है कंज्यूमर्स के पास। जैसे वन प्लस में हुआ, वन प्लस में उनके जो स्क्रीन्स में उनके में ग्रीन लाइन आ जा रहा है, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो उनके स्क्रीन में प्रॉब्लम है, स्क्रीन में प्रॉब्लम है तो उनको क्या कर रहे हैं, उन लोग बोल रहे हैं सर्विस सेंटर्स में जाके आप रिपेयर करवा सकते हो। तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल, जहाँ पे आप सर्विस सेंटर्स जहाँ पे फ्री में रिपेयर करवा रहे हो, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। These are costs that arise when defects occur despite control efforts either discovered internally or by the customer। या तो आप खुद ही डिस्कवर कर लो या तो कस्टमर डिस्कवर करेगा। ठीक है, इंटरनल कॉस्ट ऑफ फेलियर, these costs incurred when defects are found before the product is delivered to the customer, such as rework। ठीक है, रीवर्क का क्या एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर में उनको पता चला कि जो डिस्प्ले कंपोनेंट लगता है उसका एक छोटा सा पोर्शन जो चिप है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो चिप में प्रॉब्लम है। अब उससे क्या होगा,
उसके वजह से क्या हुआ, पूरा बैच मैन्युफैक्चर हो गया, पूरा बैच में उनका इंस्पेक्ट करते टाइम या पता चला या बाद में पता चला वो बैच में प्रॉब्लम आ रही है। अब उसकी वजह से क्या होगा, पूरा बैच उनको फिर से, अब सोचो पूरा फ़ोन मैन्युफैक्चर हो गया तो उनको स्क्रीन निकालो, पार्ट्स निकालो, देन वो पार्ट्स को दूसरे चिप में चेंज करो, एंड ये सब क्या करेगा, ये सब मशीनरी से भी नहीं हो पाएगा, ये सब सेपरेटली करना पड़ेगा। बिकॉज मशीनरी में क्या है, एक सप्लाई मतलब वो चेन होता है कि चेन ऑफ स्टेप्स होता है। यहाँ पे क्या हो गया, फ़ोन तो बन गया, उसके बाद आप ठीक कर रहे हो चीज़ को, तो कॉस्ट ऑफ रीवर्क बहुत होता है, लोगों के एफर्ट्स जाना, आपको एम्प्लॉयज़ रखना स्पेसिफिकली कि वो चीज़ को मतलब ये चीज़ चेंज करें, रिवर्क करें एंड देन क्वालिटी ठीक करें। तो दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ रीवर्क। फिर होता है स्क्रैप। अब मान लो ऑटोमोबाइल कंपनी है, फूड है, ठीक है, फूड में क्या हुआ, उनका जो इंजन में एक कंपोनेंट था जो उन्होंने थोड़ा सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल के लिए बात करें, अब उससे क्या होगा, मैन्युफैक्चर कर लिया और उससे बाद में पता चला कि इंजन में स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या हुआ, इंजन को पूरा खोलना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, एंड वो जो सस्ते क्वालिटी का यूज़ किया, एंड ज़रूरी नहीं है कि अब वो ठीक नहीं हो रहा, उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, ठीक नहीं हो रहा, अब ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, वो पूरा पूरा फेंक देना पड़ेगा। तो दैट इज नोन एज स्क्रैप कर देना, कि वो प्रोडक्ट ही स्क्रैप करना है, वो पार्ट ही स्क्रैप कर देना पड़ रहा है बिकॉज इट इज़ नॉट मीटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। फिर मशीन डाउन टाइम हो जाता है। मशीन डाउन टाइम में आपको पता ही है कि आपने प्रिवेंटिव नहीं किया, रेगुलर में आपने खर्चा नहीं किया मशीन का ऑयलिंग, ग्रीसिंग, फ्यूलिंग में, तो उसके वजह से क्या हुआ, वो बाद में फेल हो गया एंड उसकी वजह से डाउन टाइम आ गया। अब आपके एम्प्लॉयज़, लेबर्स खड़े हुए, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, आपका प्रोडक्शन लॉस हो गया। देन इज री इंस्पेक्शन। री इंस्पेक्शन इज कि आपका री इंस्पेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। मान लो आपको एक बैच में मिल गया, अब आपको ये लगेगा कि यार हो सकता है बाकी बैचेस में भी ये चीज़ प्रॉब्लम हो, आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी बैचेस भी आप फिर से देखने लग चुका है। दैट इज नोन एज री इंस्पेक्शन। A real life example, garment factory rejects 100 shirts during final inspection due to poor stitching. These are sent for rework, increasing labor and material cost. होता ही है, बहुत में होता है कि आपको आपको शोरूम में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई दिख रहा है और उसकी स्टिचिंग खुली हुई है, उसका प्रोडक्ट में क्वालिटी है, फटा हुआ है, नहीं, क्योंकि वो इंस्पेक्शन में हो जाता है। एंड मान लो वहाँ पे फटा हुआ है तो उनको स्क्रैप करना पड़ेगा, इधर स्क्रैप करना पड़ेगा, वापस से स्टिचिंग करने भेजना पड़ेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स गारमेंट फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अब एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या है, दीज आर कॉस्ट इनकर्ड व्हेन डिफेक्ट्स आर फाउंड आफ्टर प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट पहुंच गया, उसके बाद आपको ये पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। कंज्यूमर आपको बता रहा है कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, ये ठीक से नहीं चल रहा है, वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो इसका क्या करेगा, सबसे पहले क्या, वारंटी क्लेम्स आ जाएगा, आपकी वारंटी क्लेम्स का जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ता जाएगा। सेकेंड क्या है, सेकेंड इज कस्टमर सपोर्ट। मान लो जोमेटो है, जोमेटो अगर अपना सर्विस ठीक से नहीं दे रहा, अपना राइडर सर्विस सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जहाँ पे राइडर्स डिले कर रहे हैं एंड वो नहीं आ रहा, आप क्या करोगे, आप चैटबॉट में जाके उनसे बात करोगे, फॉलोअप करोगे, बोलेगे कि मेरा डिलीवर नहीं आ रहा है, मैं डिलीवरी पे इशू है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें होने लग जाएगी। तो दिस इज नोन एज कस्टमर सपोर्ट, कि आपका कस्टमर सपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा लगेंगे वो प्रॉब्लम डील करने के लिए, बिकॉज वो कंटिन्यूस प्रॉब्लम होता रहेगा। तो देन इज प्रोडक्ट रिकॉल्स, जैसे कार्स में होता है, कार्स में मान लो कार्स ने मैन्युफैक्चर कर लिया एंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब वो क्या होता है, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कार्स, अब वो पैन इंडिया, वो बैच में अगर प्रॉब्लम हुआ तो अक्रॉस इंडिया से आपको रिकॉल करना पड़ेगा एंड देन उसको ठीक करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रिकॉल्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है कंपनीज के लिए। लॉस्ट ऑफ कस्टमर गुडविल, ऑब्वियसली कस्टमर का एक्सपीरियंस एक बार अगर खराब हो जाता है तो कस्टमर वापस से नहीं लेगा, किसी दूसरे को सजेस्ट नहीं करेगा, तो खुद का सेल तो डाउन होगा ही, जो वो खुद परचेज करा था वो तो डाउन होगा ही, प्लस वो दूसरों को भी रिकमेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट ना यूज़ करने के लिए। तो दिस इज नोन एज लॉस्ट ऑफ कस्टमर गुडविल। ठीक है, तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 हैड अ ग्लोबल रिकॉल ड्यू टू बैटरी एक्सप्लोजन। This led to a direct replacement cost, legal liabilities, serve damages to the brand's reputation. तो ब्रांड का नाम खराब हो गया, बहुत लोगों ने केस कर दिया एंड कॉस्ट तो लगा ही लगा रिपेयर करने के लिए, तो रिपेयर रिप्लेस करने के लिए कॉस्ट तो लगा ही, प्लस लीगल भी केसेस लग गए उनके अंदर। एंड ऑल्सो क्या हुआ कि ब्रांड इमेज में भी खराब हो गया ना, कि सैमसंग का फोन एक्सप्लोजन हो रहा है कि यार मेरे को सैमसंग का फोन लेना था, कोई भी फोन लेने में डर लगेगा, सिर्फ नोट 7 नहीं, कोई भी फोन लेने में डर लगेगा। तो दिस इज नोन एज आपका एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट में एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, व्हाट इज ऑप्टिमल COQ। अब बहुत कंफ्यूजन है
आप बोलोगे कि क्वालिटी में भी ज़्यादा स्पेंड कर दिया तो मेरी एक्सपेंस बहुत हाई हो जाएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत हाई हो पाएगा कि प्राइस मेरा हाई चला जाएगा बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अगर मेरा मैन्युफैक्चर करने में ही ज़्यादा लग जाएगा तो मेरे को बेचना भी ज़्यादा में पड़ेगा, तो कंज्यूमर के लिए भी वो अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड अगर आप क्वालिटी कम भी कर दोगे तो भी प्रॉब्लम होगा कि कंज्यूमर आके बोलेगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा नहीं है, आप ये चेंज कर दो, रिप्लेसमेंट कर दो, वारंटीज का इशू होगा, तो ये सारे इशूज़ होगा। अब आता है कि ऑप्टिमल COQ होना क्या चाहिए, मतलब ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कितना होना चाहिए, सो दैट हम ये बोले इंश्योर करें कि हाँ मतलब दिस इज द राइट थिंग टू हैव एंड ये अप्रोच से ही जाना चाहिए, इतना कॉस्ट ही होना चाहिए। अदरवाइज वो बहुत पार्शल है, आप एकदम ही क्वालिटी में कंप्रोमाइज कर दोगे तो आपका दूसरे साइड में जो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस पुअर क्वालिटी वो बहुत बढ़ जाएगा। एंड अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दोगे तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का प्राइस ही बहुत हाई चला जाएगा। तो ये डायग्राम वही शो करता है कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, ये वाला कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस है एंड कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस विच इज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी जीरो होगा तो आपका कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी पुअर क्वालिटी हाई होगा, बिकॉज आप खर्चा ही नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, प्रोडक्ट रिटर्न्स होंगे एंड उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी हाई होगा। अब जैसी जैसी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी बढ़ाते जाओगे, इंस्पेक्शन बढ़ाते जाओगे, प्रिवेंशन मेजर्स बढ़ाते जाओगे, आपका क्या होगा, आपके जो प्रॉब्लम्स थे, आपके जो पुअर क्वालिटी के कॉस्ट थे, वारंटीज कॉस्ट थे, फिर आपको जो इंटरनली प्रोडक्ट मिल रहा था कि इसमें डिफेक्ट है, वो आपको मिलता जाएगा, तो आपको कम होता जाएगा, है ना। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस है वो आपका ऑपोजिट रहेगा, ठीक है, कि तो इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस का और इसका कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस का इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। आई थिंक मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, उल्टा एक्सप्लेन कर दिया, तो दिस इज आपका कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज आपका कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। तो आपका कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस अगर हाई रहेगा तो सेम है, मतलब एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम नहीं है, लाइन्स में मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में आपका ये ऊपर रहेगा विच इज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, इंस्पेक्शन वगैरह आप ज़्यादा कर रहे हो तो आपका पुअर क्वालिटी खराब होगा। जैसे ही आपका कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस नीचे चला गया जहाँ पे आप स्पेंड ही नहीं कर रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस हाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऑप्टिमल COQ होगा, ऑप्टिमल COQ होगा ये बीच वाले पॉइंट में। क्यों बीच वाले पॉइंट में, अगर आप देखोगे कि ये टोटल कॉस्ट जो है, ऊपर का जो लाइन ड्रॉन है, ये टोटल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरा ना कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी ज़्यादा हाई है, ना कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी मेरा हाई है, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो मेरा लो पे है, ठीक है, यहाँ पे लो पे। अगर मैं इस पोजीशन में रहूँ कि मैं कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में यहाँ पे स्पेंड करूँ, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस यहाँ पे है, तो मेरा क्या होगा, मेरा जो यहाँ पे जो कॉस्ट रहेगा वो मिनिमम रहेगा। तो एज अ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजर आप क्या सजेस्ट करोगे कि आप उतना खर्चा करो जहां पे मेरा टोटल कॉस्ट कम हो, सो दैट कस्टमर को भी हम सही प्राइस में दे पाए, प्लस कस्टमर का ब्रांड का रेपुटेशन भी खराब नहीं हो और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी नहीं हो। तो दिस इज नोन एज ऑप्टिमल COQ, ठीक है। अब आते हैं स्टेप्स पे, ठीक है, स्टेप्स पे आते हैं कि अब आते हैं कि स्टेप्स ऑफ जो हमारा ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ स्टेप क्या क्या स्टेप होने चाहिए, उसमें फर्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपको हम पढ़ेंगे गैदर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ फेलियर्स इन द सिस्टम, ठीक है। अब कितना फेलियर्स हुआ, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया, पूरा जो एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होने तक, कंज्यूमर तक पहुँचने तक कहाँ कहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम आए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ को लिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई सम असम्पशंस एंड क्वांटिफाई द डेटा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने मान लो ट्रेनिंग में स्पेंड किया, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड, अपने ट्रेनिंग में स्पेंड किया, आपने इंस्पेक्शन में स्पेंड किया, बट उसके बाद भी आपको रिवर्क में स्पेंड करना पड़ा और रिटर्न में आपको लॉस हुआ, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपने कर दी, ये चार चीज़ें। अब इसमें क्वांटिफाई करोगे कि किस में कितना खर्चा किया, इसमें 30K किया, इसमें 20K किया, रिवर्क में हम लोगों को कुछ नहीं 70K लग गया, एंड यहाँ पे हमारा 1 लाख रुपीज़ लग गया, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, आपने क्वांटिफाई कर दिया कि हमारा कि जो जो हमारे फेलियर्स थे कहाँ पे, उसके वजह से हमारा कहाँ पे कितना कॉस्ट लगा,
तो हमारे फेलियर्स रीवर्क पे थे, रिटर्न्स पे थे, जहाँ पे 70 और 100K लगा। एंड हमारा बाकी जो ट्रेनिंग हमने कराया 30K 20K लगा। ठीक है। थर्ड थिंग इज कि बेस्ड बेस्ड ऑन द 4 एलिमेंट्स लिस्टेड अबव स्टडी इट। इसमें क्या करेंगे हम, क्या लिस्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये वाला जो है ट्रेनिंग जो है वो आपका प्रिवेंटिव है। ठीक है। इंस्पेक्शन जो है वो आपका अप्रेजल कॉस्ट है। एंड यहाँ पे आपको पता है कि दिस इज योर पुअर क्वालिटी में इंटरनल फेलियर है एंड दिस इज एक्सटर्नल फेलियर जो आपका 100K का है। तो अब आपने ये पकड़ लिया एंड देन आपने पकड़ा कि मेरा एक्सटर्नल कॉस्ट जो है, एक्सटर्नल फेलियर और मेरा जो इंटरनल फेलियर है, विच मीन्स मेरा कॉस्ट ऑफ फेलियर है जो है वो मेरा काफ़ी हाई है, दिस इज 170K। और जो मैं कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में खर्चा कर रहा हूँ वो जस्ट 50K। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको एलोकेट करना है सही से रिसोर्स, कि आपका खर्चा तो हो रहा है, तो अगर जब आपका इतना खर्चा यहाँ पे हो रहा है, आप अगर इसको यहाँ पे खर्चा कर दो इंस्टेड ऑफ 170 जो आपका पुअर क्वालिटी में खर्चा हो रहा है, वो अगर आप गुड क्वालिटी में खर्चा करना शुरू कर दो तो कस्टमर एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होगा एंड आपके जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी जो इतना बड़ा है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो आप एलोकेट रिसोर्स उस हिसाब से करोगे एंड देन द फाइनल इज डू द स्टडी ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस। आपको ये रेगुलर बेसिस में करना पड़ेगा एंड आपको ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं एंड कहाँ पे हम लोग का स्कोप रहेगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या बोलता है? द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकसेस ऑन क्वालिटी 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 क्वालिटी। तो वो चाहते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन TQM अप्लाई करना चाहती है वो ये चाहती है कि उनका हर एक एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचे और वो है क्वालिटी। क्वालिटी के अलावा कुछ नहीं सोचना है उनको, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के बारे में सोचना है। तो क्या होता है, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं हो कि जो हमारा कंट्रोल टीम है या क्वालिटी टीम है तो इन लोग ही इसके ऊपर फोकस करें, क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करें। वो चाहते हैं कि हर एक टीम जो होती है वो क्वालिटी अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में वो क्वालिटी की, प्रोडक्शन टीम अपने में क्वालिटी में फोकस करे, ऑपरेशन टीम अपने में क्वालिटी में फोकस करे, लॉजिस्टिक्स वाली टीम, सप्लाई चेन अपने क्वालिटी पे फोकस करे। तो वो चाह रहे हैं कि सारे जो है, सारे डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सारे एम्प्लॉयज़ फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट टू मिडिल मैनेजमेंट, सभी एक चीज़ के बारे में सोचे विच इज़ इम्प्रूविंग क्वालिटी। इससे क्या फ़र्क होगा? इससे क्या होगा, आप जैसे क्वालिटी इंप्रूव कर दोगे, आपका मेन गोल क्या है कि आपको कस्टमर एक्सपेक्टेशंस मीट करने हैं, आपको कस्टमर को क्वालिटी के टर्म्स में डिलीवर करना है कि यार वो आपका प्रोडक्ट जब ले तो लगे कि यार क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, इसमें तो मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है। तो एंड गोल इज टू व्हाट, टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड दैट यू कैन सेटिस्फाई ओनली टू गिविंग बाय गिविंग देम क्वालिटी। तो इसलिए हमारा क्वालिटी TQM इतना वो हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज क्वालिटी कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है एंड हमको क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज कस्टमर को प्रॉब्लम होगा, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होंगे। तो इसमें ना एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, एक जो रियल लाइफ एग्जांपल था विच वाज टोयोटा। तो टोयोटा का TQM नहीं था, उनका सिस्टम का जो नाम था जो उन्होंने अप्लाई किया था वो क्वालिटी था, कॉन्स्ट्रक्ट सेम ही था बट ऑन अ डिफरेंट। तो उन्होंने जो अप्लाई किया था, उन्होंने नाम जो दिया था वो दिया था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में उनका क्या था कि उन्होंने देखा कि यार क्वालिटी वगैरह तो चली, इश्यूज चल ही रहे। आज के दिन में हम जानते हैं कि टोयोटा के क्वालिटी में कुछ इश्यूज नहीं होते, बीट उनके सबसे ज़्यादा चलते ही इसलिए बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। फॉर्चूनर हो गया, जो भी टोयोटा के कार्स होते हैं वो क्वालिटी के नाम पे जाना है। जैसे फॉर्चूनर है, इतने सालों से चल रहा है एंड इट्स नोन फॉर इट्स बिल्ड क्वालिटी। तो सेम चीज़ है। अब ये आया कहाँ से कि एक टाइम पे देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन टोयोटा, कि वो क्वालिटी वगैरह में उनके प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने बोला कि कोई भी फैक्ट्री में जो भी एम्प्लॉई है, अगर उसको लगता है कि कोई भी मतलब जो भी कार मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें क्वालिटी का प्रॉब्लम है, तो दे कैन स्टॉप एनी टाइम, दे कैन स्टॉप द प्रोडक्शन लाइन एनी टाइम, विच इज सच अ बिग थिंग। आप समझ रहे हो? अब कार जब मैन्युफैक्चर होता है तो क्या प्रोसेस होता है? तो एक पहले तो स्टील का उनका बॉडी बनता है, मेटल का बॉडी बनता है उनका, जो भी उनका मेटल का शेप, जो भी बॉडी का डिज़ाइन रहेगा उस शेप में वो बनता है, उनका मेटल का डिज़ाइन शेप बनता है। देन वो शेप क्या होता है, वो शेप पहले पेंट शॉप में जाएगा, वो पूरा पेंट होगा, फिर उसके बाद आगे जाता जाएगा, देन फिटिंग्स होती रहती है, देन सीट फिटिंग्स होगा, सामने का इंजन फिटिंग्स होगा, देन पूरा इंटीरियर फिटिंग्स होगा, डोर फिटिंग होगा, विंडो पैनल फिटिंग्स होंगे। तो ये करते करते पूरा हो जाता है। अब ये बोला कि इतना बड़ा प्रोडक्शन लाइन है कि कोई मतलब छोटे से छोटा है, अब कोई पेंट कर रहा है, वो पूरा पेंट शॉप में है,
उसके बाद कोई आ रहा है, कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम सेट कर रहा है, कोई सीट सेट कर रहा है, कोई इंजन सेट कर रहा है, कोई व्हील सेट कर रहा है, तो कितने सारे पार्ट्स सेट हो रहे हैं, तो हर जगह प्रोडक्शन लाइन में लोग हैं। अब प्रोडक्शन लाइन रोकना मतलब कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। कैसे? क्योंकि प्रोडक्शन लाइन पे क्या होता है कि अगर आप प्रोडक्शन रोक दो तो उसके में क्या होता है, एक तो सेटअप टाइम लगता है कि फिर से आपको पूरा रनिंग करने में टाइम लगेगा, हो सकता है आधा घंटा 45 मिनट्स आपको वापस से रन करने में लगे। और इससे क्या होगा, आइडल टाइम हो जाएगा वर्कर्स के लिए, एंड आपका एक प्रोडक्शन गोल्स होगा वो मीट नहीं होगा, प्रोडक्शन गोल नहीं मीट होगा तो सेल गोल नहीं मीट होगा, एंड आपका मार्केट शेयर जाएगा, आपका रेवेन्यू डाउन जाएगा, तो एंड आपका प्रॉफिट डाउन चला जाएगा। तो मल्टीपल रिपोर्टेशन से एक प्रोडक्शन लाइन को बंद करने का। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप कोई भी वर्कर को अगर लगता है कि कोई भी मतलब जो उनका प्रोडक्शन लाइन का जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें अगर लगता है कि किसी वर्कर को कुछ डिफेक्ट आ रहा है, कुछ क्वालिटी में इशू आ रहा है, तो दे कैन स्टॉप द एंटायर प्रोडक्शन लाइन। उससे क्या हुआ, उससे दो चीज़ हुआ, जो छोटे छोटे भी वर्कर्स थे तो उनको भी एक प्राउड फीलिंग आया कि नहीं यार, हम भी, हमारा भी जिम्मेदारी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम क्वालिटी इंश्योर करें, एंड हमारे पास पावर भी है। पहले क्या होता है, क्वालिटी प्रॉब्लम हुआ अपने में ही फिक्स करो या सीनियर को बताओ, देन सीनियर वो उन चीज़ों को फिक्स कर देगा। बट अभी क्या, उनके पास भी पावर है, वो प्रोडक्शन लाइन में रोक सकते हैं, बोल सकते हैं कि यार इसमें प्रॉब्लम है, कि ये क्वालिटी नहीं आ रही है, ये क्वालिटी में प्रॉब्लम है करके। तो दिस इज हाउ दे एम्पावर्ड। तो क्या हुआ, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पावर भी आई। तो जब दोनों आ जाता है तो फिर पीपल स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट कि नहीं करना चाहिए हमको, तो उन्होंने किया, एंड उसकी वजह से आज के दिन में टोयोटा के पास प्रोडक्शन लाइन में बहुत डिफेक्ट्स के नंबर बहुत कम हो गए, सिग्निफिकेंटली डाउन हो गए जो पहले हो रहे थे। ठीक है, तो अब आते हैं, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। Total quality management is a holistic approach, long-term success that aims at continuous improvement in all the function and levels of an organization by focusing on the customer satisfaction. Focus सिर्फ एक है, which is what? Customer satisfaction. And it involves every employee on all the process. जैसे मैं बोल रहा था कि हर एक एम्प्लॉय को वो सोचना पड़ेगा, क्वालिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिटी टीम ही क्वालिटी के बारे में सोचेगी, सबको सोचना है। ऑपरेशंस टीम को सोचना है, प्रोक्योरमेंट टीम को सोचना है, सप्लाई चेन टीम को सोचना है, तो सबको सोचना है क्वालिटी के बारे में। ठीक है, The TQM emphasizes that quality is responsibility of everyone, ठीक है, not just quality control department, सबकी responsibility है। ठीक है, now अब आते हैं 6 C's of total quality management। तो 6 C's क्या होता है, तो अब यहाँ पे दिखा कि क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, कि तो उन्होंने 6 C's निकाला कि ये सारे चाहिए होते हैं एक इफेक्टिव टीक्यूएम वो होने में, एक कंपनी में इम्प्लीमेंट होने में ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। अब आके एक एक पढ़ते कि क्या रिक्वायरमेंट, विच इज़ कमिटमेंट। फर्स्ट इज कमिटमेंट। तो इसका एक नॉर्मल में एग्जांपल लेते हैं। ये 6 C's क्या होता है, आपका नॉर्मल लाइफ पे भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब कमिटमेंट हो गया, अगर आपको पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो एंड आपको क्या बोलते हैं, आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको फॉर एग्जांपल रैंक लाना है, या आपको एक्स नंबर करना है, आपको 500 प्लस स्कोर करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए फर्स्ट थिंग इज कि आपको कमिटमेंट लाना पड़ेगा अपने अंदर। कमिटमेंट इज व्हाट, डिसिप्लिन, कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, कि आपका एक स्केड्यूल होगा, आप वो रोज़ उस स्केड्यूल में बैठ रहे होगे, पढ़ रहे होगे, डिसिप्लिनली वो चीज़ें कर रहे होगे, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, कमिटमेंट लगता है कि टीम्स के अंदर, कि इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, कि मेरे को ये चीज़ करना है, तो मेरे को 7 बजे अगर मेरे को रैंक लाना है या 500 प्लस स्कोर करने हैं, तो मेरे को 7 बजे उठना पड़ेगा या 6 बजे उठना पड़ेगा, मेरे को एक्स नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने पड़ेंगे, मेरे को 8 घंटा हो, 10 घंटा हो, 12 घंटा हो, इतने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, इफेक्टिवली पढ़ने पड़ेंगे, डिस्टर्बेंस बंद करना पड़ेगा, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया, सब कुछ साइड कर देना पड़ेगा। तो दैट इज नोन एज कमिटमेंट। तो एक कमिटमेंट शो करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज की कल्चर। कल्चर में क्या है, कल्चर इज क्या बोलते हैं, अगर आप देखोगे कल्चर इज कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। तो टीक्यूएम इज व्हाट, कि सबको सोचना है क्वालिटी के बारे में, है ना। अब इसको पढ़ाई से रिलेट करते हैं कि पढ़ाई में कैसा कल्चर होता है। अगर आपके 5 फ्रेंड्स आसपास है, 5 फ्रेंड्स बहुत पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, आपको भी नेचुरली लगेगा कि नहीं मेरे को भी पढ़ना चाहिए। अगर आप मान लो पढ़ नहीं रहे हो ना, आपके पास 4 लोग हैं जो बहुत पढ़ने वाले हैं,
एंड अब देख रहे हो कि हर टाइम वो बैठ के पढ़ ही रहे, डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं, डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो आपको भी क्या लगेगा कि मेरे को भी पढ़ना चाहिए, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। सेम चीज़ ऑपोजिट में भी हो सकता है, अगर आप पढ़ने वाले हो और आपके आसपास पढ़ने वाले नहीं है तो आप भी धीरे धीरे पढ़ना क्या हो जाएगा, आपका भी कम हो जाएगा कि यार मस्ती कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे करके, चिल है। तो यही चीज़ होता है कि कल्चर का इम्पैक्ट होता है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो कल्चर हो कि सब लोग क्वालिटी के बारे में सोच रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, अपने आप वो एक रहेगा कि जो नहीं भी सोच रहा होगा वो भी सोचने लग जाएगा। तो दैट इज नोन एज कल्चर। कमिटमेंट इज खुद का, कि मैं कितना कमिटेड हूँ, कल्चर के आसपास के लोग की वजह से कि क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। थर्ड इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज कि आपको बार बार इम्प्रूव करना होगा। पढ़ाई से कैसे रिलेट कर सकते हो, मान लो आप एग्जाम्स दे रहे हो, अपने लिए एक छोटा सा टेस्ट पेपर आपने बनाया, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने देखा कि यहाँ पे अटक गए, फिर क्यों अटके, अपने वो रीज़न देखा कि यार मैंने गलत एडजस्टमेंट, सही आंसर नहीं आया मेरा, कि क्यों नहीं हुआ, ये एडजस्टमेंट गलत हो गया। अब आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम ये छोटे, अब मानो सिली मिस्टेक हो गया आपको, अब क्या ध्यान रखो कि नेक्स्ट टाइम से ये सिली मिस्टेक्स नहीं हो रहे हैं, मैं क्वेश्चन करके एक बार वेरीफाई भी कर लूँगा कि नंबर्स जो मैंने लिए वो सही लिए कि नहीं। तो आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करना रहेगा, तभी आपका एक एक दो दो नंबर से मार्क्स बढ़ता जाएगा। ठीक है। थर्ड इज की कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन इज की टीम वर्क के ऊपर है, कि इंडिविजुअल नहीं है। मान लो कि कोई एक है, तो फॉर एग्जांपल शुरू से अगर है प्रोक्योरमेंट टीम कर रही है, ऑपरेशंस टीम क्वालिटी पे काम कर रही है, बट मान लो सप्लाई चेन क्वालिटी पे नहीं काम कर रही है, तो क्या होगा, विल द कंपनी बी एबल टू डिलीवर क्वालिटी, नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, बिकॉज बाकी लोग तो क्या कि सामान सही आया, उसमें क्वालिटी सही है, बना सही से, बट डिलीवर वाले ने सही से डिलीवर नहीं किया, उसको डैमेज कर दिया, गलत डिलीवर कर दिया, तो क्या हो गया, तो इतनी मेहनत पूरी बेकार हो गई। तो इट इज कॉर्पोरेशन, सबकी मेहनत कोऑर्डिनेटली लगेगी, तभी ये चीज़ क्वालिटी का अचीव हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस, टीक्यूएम बिलीव्स क्या है कि क्वालिटी हम क्यों ला रहे हैं, क्वालिटी इसलिए ला रहे हैं कि हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। कस्टमर सेटिस्फाई कैसे होगा, जब उसका एक्सपेक्टेशन रहेगा या तो उससे ज़्यादा, या उसके एक्सपेक्टेशन मीट हो गए क्वालिटी की तरफ से, कि यार हाँ मतलब ये क्वालिटी मेरा मीट कर रहा है यार, ये अरे ये तो मतलब मैं जितना मैं सोचा था उससे बेटर क्वालिटी निकली, तब कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो कस्टमर को फोकस रखते हुए हमको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करते जानी है। ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल इज प्रॉपर कंट्रोल इज कि हमारे पास वेज होने चाहिए चेक करने के लिए। ऐसा भी नहीं कि हम लोग बोल दिए, सब लोग अडॉप्ट कर लिए, बट हमको कहीं ना कहीं से वेरीफाई भी करना चाहिए कि सारा क्वालिटी चेक्स करना चाहिए, एक चेक्स करना चाहिए कि हाँ हाँ ये हमारे जो स्टैंडर्ड्स है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, वो मीट हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है। तो इसमें एक बार रीड कर लेते हैं। द सक्सेस ऑफ TQM डिपेंड्स ऑन फुल कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ठीक है। लीडर मस्ट एक्टिवली सपोर्ट द क्वालिटी इनिशिएटिव्स एंड सेट एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, कमिटमेंट जो है वो टॉप मैनेजमेंट से ही फ्लो होना चाहिए। अगर टॉप मैनेजमेंट नहीं फ्लो करेगा, मान लो टॉप मैनेजमेंट बोलता ही नहीं है कि पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई ज़रूरी है, तो फ्लो ही नहीं होगा ना, कि हमारे लिए कितना सीरियस है, कितना इंपॉर्टेंट है ये वो चीज़। तो टॉप मैनेजमेंट होगा तो वो टॉप मैनेजमेंट बार बार एम्फोसाइज करेगा कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तभी जाके मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट उस चीज़ पे काम करेगा। तो टॉप मैनेजमेंट शुड बी फुल्ली कमिटेड। ठीक है। टोयोटा's टॉप मैनेजमेंट empowers employees to stop the production if defect is found, demonstrating a deep-rooted commitment to quality at every level. वही वहाँ का टॉप लेवल कमिटेड था कि यार हमको तो क्वालिटी चाहिए। अब उनको देखा कि हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर देते हैं तो पावर भी देना पड़ेगा, तो उन्होंने दे दिया कि यार हम कमिटेड है, हमको एहसास है कि अगर ये चीज़ हम लोग करेंगे तो इससे क्वालिटी आएगा। तो उन्होंने किया, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ पावर भी दे दिया कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो ही लो, पावर भी लो कि आप प्रोडक्शन लाइन भी स्टॉप कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड इज कल्चर। अ स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कल्चर इज एसेंशियल। Organization must create an environment where quality is valued. Continuous improvement is part of daily work. For example, Tata Steel encourages a culture of quality through initiatives like quality circles, where employees are involved in identifying and solving the problems. ठीक है। अगेन कल्चर जो होता है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन वाइड वो ड्राइव होना चाहिए। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी सर्कल्स बोल रहा है कि टाटा स्टील ने क्वालिटी सर्कल्स क्या किया। तो क्वालिटी सर्कल्स क्या किया उन्होंने, क्वालिटी सर्कल्स में 3-4 लोग वो कर लेते हैं, 3-4 लोग या टीम बना लेते हैं,
जो कि हमेशा ये सोचता है कि एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को और कैसे बेटर कर सकते हैं, क्वालिटी और कैसे ला सकते हैं अपने उसमें, तो उनका काम ही सिर्फ क्वालिटी होता है। तो विच इज़ क्वालिटी सर्कल, जो उनका एग्जिस्टिंग काम हो रहा है उसमें वो फोकस करते हैं कि कहाँ पे क्वालिटी ला सकते हैं, कहाँ पे क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है। Continuous improvement. TQM requires regular assessment and enhancement of processes. It's about always finding better ways to work. A real life example is Amazon, which continuously upgrades their delivery system to make shipping faster and error free, leading to high customer satisfaction. अब पता ही है कि पहले जो जब अमेजोन डिलीवर करता था वर्सेस अभी डिलीवर करता है उसमें बहुत फ़र्क है। क्यों फ़र्क आया है? क्योंकि उन लोग ने हमेशा इम्प्रूव किया है। मतलब पहले वो 5-6 दिन में डिलीवर करते थे, फिर वो 2-3 दिन में हुआ, फिर वो 1 दिन में हो गया, अभी इतना इम्प्रूव हो गया। प्लस पैकेजिंग होता था कि पहले जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे, मान लो उसमें क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन्स में आ रहे थे तो खोलने के बाद पता चल रहा था उसके अंदर से पत्थर निकलता है। क्यों हो रहा था? उसके बाद क्या किया उन्होंने, अब बहुत बार आप किसके ऊपर ब्लेम डालो, हो सकता है कस्टमर भी हो सकता है उसने जब रिव्यू किया उसने एक पत्थर डाल के बोल दिया कि हमारे पास फ़ोन नहीं है, वो तो पत्थर मिला। हो सकता है पूरा सप्लाई चेन में जब लॉजिस्टिक्स में वो ट्रैवल कर रहा होगा, किसी ने फ़ोन निकाल के उसमें पत्थर डाल दिया हो। इट कुड बी एनीथिंग, तो कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को भी डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, कि जैसे फ्लिपकार्ट ने भी किया, OTP वाला कर दिया कि आपको फ़ोन लेके आएगा तो आपके सामने ओपन बॉक्स OTP होगा, आपके सामने वो ओपन करेगा, फ़ोन निकालेगा एंड देन यू हैव टू गिव द OTP। तो ऐसे करके इम्प्रूव किया कि जहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ऑफ ट्रैक जा रहा है, यहाँ पे कुछ सोल्यूशनिंग रिक्वायर्ड है, वहाँ पे उन्होंने कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया। देन वी हैव कॉपरेशन, teamwork, collaboration across all function of the organization crucial. Everyone, regardless of the department or role, must work together with the common aim of achieving quality. In hospitals, doctor, nurses, administrative staff cooperate closely to ensure best possible care for the patients. तो इसका एग्जांपल मैं हॉस्पिटल्स लिया हुआ है कि हॉस्पिटल्स में आप देखोगे राइट फ्रॉम स्टार्टिंग कि जो भी हमारा एडमिन स्टाफ होगा उनका रजिस्ट्रेशन करना, वो रजिस्ट्रेशन करके आपको डॉक्टर्स के अलॉट करते हैं, फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, डॉक्टर्स से बात होती है, ऑपरेशन होने के लिए होता है, तो फिर आपको मूव किया जाता है, तो वहाँ पे भी फिर स्टाफ लगता है, नर्सेज लगती है, जो आपको पूरा प्री हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा वर्क करते हैं कि आपका BP प्रेशर वगैरह चेक करेंगे, देन दिल इंश्योर एवरीथिंग इज इन प्लेस बिफोर द डॉक्टर डज इट्स ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो पूरा टीम साथ में मिलके कर रहा है, इसमें पूरा टीम साथ में मिलके कर रहा है, तभी हॉस्पिटल एज अ हॉस्पिटल वो डिलीवर कर पा रहे पेशेंट्स को। ठीक है। देन इज कस्टमर फोकस, द हार्ट ऑफ TQM इज डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर बाय मीटिंग और एक्सीडिंग देयर एक्सपेक्टेशन। ठीक है। एप्पल embody this principle by designing products that focus on user experience, ensuring high satisfaction and loyalty. कभी कभी होता है ना कि फ़ोन चला के लगता है यार बहुत स्मूथ है ये तो शुरू से ही एप्पल ने वैसा रखा है। अगर आप देखोगे कि बाकी फ़ोन्स के कंपैरिजन में जब भी आप एप्पल फ़ोन चलाते हो, पहले के टाइम पे अगर आप देख लो, जब उतने फ़ोन्स उतने हाईटेक नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे एप्पल जब अपना फ़ोन निकालता था प्लस बाकी जो उसमें टच में बहुत क्वालिटी डिफरेंस हो जाता। दैट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि उनको था कि कस्टमर फोकस है, उनको क्वालिटी देते रहो। Proper control systems and controls are needed to measure and monitor and maintain quality standards. This includes documentation of audits and feedback loops in airlines. So example, a strict safety service protocol are followed to control the quality of operations and passenger safety. तो एयरलाइंस में भी होता ही है, एयरलाइंस में भी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं कि सेफ्टी स्टैंडर्ड चेक किया जाता है कि सारा चीज़, दो लोग फंक्शन कर रहे हैं, बट एक होता है कि चेकर भी होता है जो इंश्योर करता है, उसका काम होता है जो भी सेफ्टी मेजर्स है वापस से एक बार उसको चेक करना। तो दैट इज नोन एज कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। देन वी हैव TQM बाय डीमिंग। तो इनका क्या था, डीमिंग सर ने क्या बोला, तो डीमिंग सर ने बोला कि उन्होंने प्रिंसिपल्स निकाला। तो उन्होंने प्रिंसिपल्स ये बोला कि उनका मेन एजेंडा था कि क्वालिटी डिलीवर करने का ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है रादर देन एम्प्लॉइज़। ठीक है। जिसमें अगर क्वालिटी डिलीवर नहीं हो रही है तो 15% इज ओनली बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयज़, बाकी 85% इज बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन को ये 14 पॉलिसीज फॉलो करनी, प्रिंसिपल्स फॉलो करनी चाहिए टू हैव द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, टू मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, है ना, TQM के लिए। तो एक एक करके बढ़ते हैं।
14 principles that form the foundation of TQM. Here are the relevant ones: understanding the impact, creating constancy of purpose, focus long term for quality and improvement. तो इसमें लॉन्ग टर्म सोचने के लिए बोल रहे हैं कि आप शॉर्ट टर्म मत सोचो कि क्वालिटी इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म गेम, है ना, नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम कि आज का सोच के अपने पैसे बचा लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके, नहीं। लॉन्ग टर्म सोचो कि क्वालिटी डिलीवर करूँगे। तो जैसे एप्पल हुआ, क्या हुआ, वो बहुत पहले से क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। आज वो एक क्वालिटी के नाम पे बहुत बड़ा ब्रांड हो गया कि कोई भी क्वालिटी बोलो कि मोबाइल फोन्स में सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी होती है, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी किसकी होती है, एप्पल की होती है। तो वाई दैट हैपेंड, बिकॉज ओवर द ईयर्स उन्होंने डिलीवर किया। वो ऐसा नहीं है कि एक साल से उन्होंने डिलीवर करने शुरू किया एंड देन पीपल आर लाइक हाँ एप्पल के पास तो क्वालिटी है करके, नहीं। वो कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स वो डालते जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म गेम, बिकॉज उन्होंने इतना पहले से वो क्वालिटी डिलीवर कर गया, अब लोगों के अंदर वो दिमाग में वो बैठ गया है कि यार एप्पल तो क्वालिटी है। अडॉप्ट न्यू फिलोसफी विच इज एम्ब्रेस क्वालिटी एज अ कल्चर नॉट एज अ वन टाइम फिक्स। ये नहीं बोलना है कि हमारा प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। इट्स मोर ऑफ लाइक कि कल्चर बना दो कि हर कोई वहाँ पे बंदा सोचे क्वालिटी के बारे पे, ताकि इट इज़ नॉट अ कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड कि यार ये प्रॉब्लम है ये हमको फिक्स करना है, ठीक है। इट्स मोर ऑफ कि क्या बोलते हैं, ये हमको करना ही चाहिए करके, ये तो हमारा काम है करना, ठीक है। Cease dependency on inspection, improve processes so that defects don't occur in the first place. तो क्या होता है, बहुत बार क्वालिटी में उतना ध्यान नहीं जाता, बिकॉज हम क्या बोलते हैं, हम तो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन में क्वालिटी का जो भी प्रॉब्लम होगा वो पकड़ में आ जाएगा, एंड पकड़ में आ जाएगा तो हम ठीक कर देंगे उस चीज़ को। तो इसमें क्या है, तो इनका वही अप्रोच है कि वो चीज़ अप्रोच बंद करना पड़ेगा कि हम लोग इंस्पेक्शन करके क्वालिटी का प्रॉब्लम वो कर देंगे, वो नहीं करना है। आपको ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस इंश्योर करना है कि डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट ही बन रहा हो। ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्शन की वजह से हम लोग क्वालिटी को ठीक कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली, commit to continuously improvement in every area, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, इक्विप एम्प्लॉयज विद राइट स्किल्स टू एंश्योर क्वालिटी। राइट स्किल्स टू एंश्योर क्वालिटी क्या है, तो आपको पता है कि नए एम्प्लॉयज़ हर बार ज्वाइन करते रहेंगे, पुराने एम्प्लॉयज़ छोड़ते रहेंगे। अब आप मान लो कोई नया आ रहा है, वो वहाँ पे सीख रहा है विदाउट ट्रेनिंग है, तो वो क्या करेगा, वो हो सकता है वो कुछ मिस कर जाए, वो कुछ स्टेप मिस कर जाए, जिसकी वजह से बाद में पता चल रहा है कि यार ये स्टेप मिस हो गया था, तो इसकी वजह से ये डिफेक्ट कार बन गया करके। तो क्या चीज़ है, इसमें ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ट्रेनिंग इतने अच्छे से करना पड़ेगा, रेगरसली करना पड़ेगा कि कोई भी मिस्टेक कोई भी एम्प्लॉय से ना हो, ठीक है। ड्राइव आउट फियर, ठीक है। एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। जैसा टोयोटा ने किया, वर्कर्स को उन्होंने वो पावर दे दिया कि वर्कर्स आके बोल सकते हैं, प्रोडक्शन लाइन स्टॉप कर सकते हैं। तो वो फियर हट गया कि ठीक है हमारे पास वो पावर है, तो मैनेजमेंट ने दिया, टॉप मैनेजमेंट ने दिया है हमको ये पावर, हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। बहुत बार क्या होता है ना, डिपार्टमेंट्स के बीच में हम लोग फाइट करते रह जाते हैं कि वो बोलता है उसकी गलती, वो बोलता है उसकी गलती। तो ये बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स के बीच में वो एक हारमोनी होनी चाहिए कि सब लोग एक हारमोनी में वो क्वालिटी पे काम कर रहे हो, ठीक है। प्रमोट टीम वर्क एंड सिस्टम थिंकिंग, ठीक है। एलिमिनेट स्लोगन्स एंड टारगेट्स, फोकस ऑन इम्प्रूविंग सिस्टम एंड नॉट जस्ट डिमांडिंग रिजल्ट्स, ठीक है। इन द सेंस व्हाट क्या है, क्या होता है कि बहुत बार मैनेजमेंट बोलती है कि नहीं हमको इस बार मतलब 5% से नीचे डिफेक्ट चाहिए करके, हमको तुम्हारा ये टारगेट है कि नहीं तुम मतलब अभी 10% चल रहा है कि 10% जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो डिफेक्ट हो जाता है, तो तुमको ये टारगेट दे रहे हैं कि 5% है। इट शुड नॉट बी टारगेट ड्रिवन, आपको ये देखना पड़ेगा ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है एंड उसको सॉल्व करना पड़ेगा, रादर देन जस्ट बोल दिया कि ये टारगेट है विदाउट फोकसिंग कि कैसे सॉल्व करना है। आपका टारगेट 70 प्लस लाना मार्क्स है, आप अभी 50 मार्क्स पे हो, तो ये 70 जाना, सिर्फ एक टारगेट लेके चलोगे कि मेरे को 70 करना है 70 करना है, बट ये नहीं पता कि 70 के लिए और क्या क्या कर सकते हो, कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, जहाँ पे मिस हो रहा है, कहाँ पे मतलब क्यों वो डिफरेंस आ रहा है इतना। तो जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे एंड सिर्फ ये सोचते रहोगे कि 70 प्लस लाना है, ये 70 प्लस मेरा टारगेट है, दैट वुड नॉट हेल्प, ठीक है। रिमूव बैरियर्स टू प्राइड इन वर्कमैनशिप, अलाउ वर्कर्स टू टेक ओनरशिप ऑफ द क्वालिटी, जो अगेन टोयोटा ने किया कि ओनरशिप दे दो, ठीक है।
कि ओनरशिप दे दो कि ताकि वो उनकी भी जिम्मेदारी हो, उनका भी रोल फील हो। अगर उनका रोल ही नहीं है कि क्वालिटी देखना है तो वो बोलेंगे कि ठीक है हम तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब क्वालिटी टीम भी तो कोई काम करे ना, इंस्पेक्शन टीम भी तो कोई काम करे, अदरवाइज हम ही सब करेंगे तो वो क्या करेंगे। तो इट शुड नॉट हैपन कि मतलब वो ओनरशिप भी उनके ऊपर भी आनी चाहिए, सो दैट दे ऑल्सो फील कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है। इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंक्रीज लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स एंड ग्रोथ। अगेन मतलब रिपीटेटिव वो होना चाहिए, ट्रेनिंग्स होना चाहिए इनके बीच में, सो दैट क्या बोलते हैं वो बेटर होता रहे विद टाइम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज पीडीसीए साइकिल। तो पीडीसी साइकिल क्या बोलता है? पीडीसी साइकिल इज प्लान डू चेक एक्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें ये बोला है कि ये एक पूरा साइकिल है कि क्वालिटी आप कैसे इंश्योर करते हो, ये उसका पूरा साइकिल है कि आप पहले प्लान करोगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे, फिर चेक करोगे कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, एंड देन वो चेक करोगे कि एक्ट करोगे कि उसको सब जगह करना है या नहीं, मतलब कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं या कुछ एक्शंस रिक्वायर्ड है। तो अब इसमें एक प्लान में एग्जांपल लेके समझते हैं। तो एक एग्जांपल ये ऐसा था कि अमेजोन जो है, ठीक है, अमेजोन जो है उनको क्या हो रहा था, उनको दिक्कत हो रहा था कि रॉन्ग पैकेजेस डिलीवर कर रहे थे। ठीक है, अब वो क्या कर रहे थे, रॉन्ग पैकेज डिलीवर कर रहे थे, तो कस्टमर के पास जो पैकेज पहुंच रहा था वो गलत था। जो 2 मोबाइल फोन्स ऑर्डर कर रहा है उसको एक मोबाइल फोन का 2 मोबाइल फोन का कवर ऑर्डर कर रहा है तो उसको 1 मोबाइल फोन का कवर मिल रहा है। जिसने एक कवर मोबाइल कवर का फोन ऑर्डर किया तो उसको 2 कवर मिल रहे हैं। तो वो एक्सचेंज हो जा रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था, वेयर हाउसिंग में क्या हो रहा था, वो एक कार्ड बॉक्स में पैक कर देते हैं। तो पहले क्या हो रहा था, वो प्रोडक्ट को स्कैन करते थे, कार्ड बॉक्स में डाल देते थे, पैकेज कर देते थे और ऊपर एक बिल लगा देते थे और उसमें कुछ क्यूआर वगैरह नहीं होता था। अब क्या होता था, उसमें मोबाइल कवर लिखा हुआ है, अब वो मोबाइल कवर लेके चले जाते थे। एंड क्या होता था, उसके बाद एक्सचेंज हो गया कि सब डब्बे सिमिलर दिख रहे हैं कि ये डब्बे में ये मोबाइल कवर है, दूसरे में एक है, किसी में 2 है, एंड उससे क्या हो रहा था, मिसप्लेस हो जा रहा था। उससे क्या हो रहा था कि जो बंदा जो वेयर हाउस से लेके जाने वाला होता था उसको दिखता था कि अच्छा ये मोबाइल कवर्स के डब्बा दिख रहा है, ये तो सिमिलर ही दिख रहा है, इसको भी ले लेते हैं। तो वो लेके चले जा रहे थे। उनको 5 मान लो 5 जो दो डिलीवरी पार्टनर्स थे, एक को लेके जाना था कि 5 ऑर्डर्स जिसमें 2 फ़ोन कवर्स हो और एक को लेके जाना था 5 ऑर्डर्स जिसमें एक एक फ़ोन कवर हो। अब उसने क्या किया, दोनों का डब्बा तो सेम ही दिख रहा, तो उसने मिक्स करके ले लिया। उसने जब उठाते टाइम 3 इसके उठा लिए, 2 इसके उठा लिए, बिकॉज बाइफर्केशन नहीं था, ऊपर से देख नहीं सकते और लेकर चलेगा। एंड देन क्या हुआ, ये डिलीवरी पार्टनर जब डिलीवर करने गया तो उसने एक वाले भी डिलीवर कर दी। तो इसमें क्या रियलाइज किया उन्होंने कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा रॉन्ग पैकेजेस डिलीवर हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अफेक्ट हो रहा है। हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, प्लान क्या करना है कि हम इस चीज़ को इम्प्रूव करें, हमारा डिफेक्ट्स जो होगा वो कम करना है। ठीक है, अब इसके करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लान कर लिया, इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप अ एक्शन प्लान। ठीक है, कि एक्शन प्लान हमने डेवलप कर दिया कि एक्शन प्लान क्या करेंगे, ये डिफेक्ट्स के लिए हमने बोला कि क्यूआर वो कर देंगे कि क्यूआर स्कैनर लगा देंगे कि जो एक बार प्रोडक्ट भी स्कैन हो जाएगा। ठीक है, एंड एक बार प्रोडक्ट बिफोर बॉक्सिंग उसको एक बार प्रोडक्ट स्कैन हो जाएगा और एक बार बॉक्स को भी स्कैन कर देंगे कि बॉक्स में भी एक क्यूआर कोड लगा देंगे, जो बिल लगेगा वो बॉक्स में भी स्कैन हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें डबल हो जाएगा कि हमको पता रहेगा कि कौन से बॉक्स के क्यूआर में कौन सा फ़ोन है, बिकॉज दोनों स्कैन हो गया, दोनों टाई अप हो गया। ठीक है, अब वो हो गया कि ये प्रोडक्ट का क्यूआर कोड है एंड ये डब्बे के का क्यूआर कोड है, दोनों जब सिस्टम में चला गया तो उसमें क्या हुआ, अब सिस्टम में पता है कि ये क्यूआर कोड के अंदर एक फ़ोन कवर है। अब क्या हुआ, अब जो डिलीवरी पार्टनर्स को हो गया, जब डिलीवरी पार्टनर्स वहाँ से वेयर हाउस से प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो उनको स्कैन करना है। तो वो जब स्कैन करेंगे, अगर उसमें एक मान लो जिसको 2 लेके जाना है और उसमें जब उसने स्कैन किया उसमें एक मोबाइल कवर आया तो वो बोल देगा कि रॉन्ग आइटम, तो वो सिस्टम चेक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्शन प्लान है कि हमको ये करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया कि डिफेक्ट्स को कम करने, एक्शन प्लान बता दिया कि हमको ये क्यूआर लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट द प्रोसेस प्लान। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, एक वेयर हाउस पे करेंगे कि यार एक वेयर हाउस पे करके देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो वेयर हाउस में गए, हमने ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, बॉक्सिंग में क्यूआर,
इसमें प्रोडक्ट स्कैनिंग में एक स्कैनिंग करके दोनों को मर्ज करके देन एक वो बना दिया, सिस्टम चेक बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, चेक करो। उसके बाद डिलीवरी पार्टनर्स आए, उन्होंने स्कैन किया, बहुत बार मिला कि अच्छा 2 प्रोडक्ट्स उसने तो एक कवर वाले आ गए थे जिसमें उसने रिजेक्ट कर दिया, तो उसको पता चल गया उसने गलत प्रोडक्ट उठा लिया, उससे जाके फिर सही किया। तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि इसमें क्या हो गया, सिस्टम एरर्स जो हो गए वो काफ़ी डाउन हो गए, काफ़ी लो हो गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इफेक्टिवनेस चेक करना था, इफेक्टिवनेस क्या कैसा है कि ये सच में कम हो रहा है कि नहीं, और उसमें क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। अब नाउ द लास्ट इज की एक्ट। अब इसमें करेक्टिव एक्शंस, अब इन्होंने देखा कि ये प्लान तो काम कर रहा है, ठीक है। अब ये प्लान काम कर रहा है तो विच मीन्स क्या करना चाहिए आपको, ये सारे वेयर हाउसेज में इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज नोन एज एक्ट। तो दिस इज अ PDCA साइकिल, जिसमें हम प्लान कर रहे हैं, जिसपे हम काम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देन चेक कर रहे हैं एंड देन फिर एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। TQM मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड ओनली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी। इफ देर आर प्रॉब्लम्स लाइक पुअर फंडिंग, वीक मैनेजमेंट, लो एम्प्लॉय मोरल, इट शुड बी डिलेड। मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प एसेसेस द करेंट परफॉर्मेंस एंड रेडीनेस ऑफ द चेंज। तो इसमें बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन तैयार होना चाहिए, जस्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कुछ भी लग रहा है जैसे टॉप मैनेजमेंट होता वो नहीं है, वीक टॉप मैनेजमेंट है, कमिटमेंट नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। अगर मोराल नहीं है एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड है, अगर आप TQM क्वालिटी उनको बोलोगे तो वो ऑलरेडी वो है, तो वो कभी वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो अगर आप तैयार नहीं हो तो इट शुड बी डिलेड एंड अननेसेसरी इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्रिटिसिजम्स ऑफ TQM फोकसेस टू मच ऑन पेपर वर्क, अनक्लियर आउटकम्स। अब ये 14 प्रिंसिपल्स है, आप पहले 14 प्रिंसिपल्स को डिफाइन करोगे आपके लिए कैसे अप्लाई करता है, क्या नहीं करता है, एंड देन उसको करोगे तो इट्स लाइक मोर ऑफ पेपर वर्क, कि आप PPTs वगैरह में कर रहे हो एंड रियल लाइफ एग्जीक्यूशंस पे उतना काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रेस क्वालिटी एश्योरेंस मोर देन इम्प्रूवमेंट, कि वहाँ पे वो होता है कि एम्फेसिस इज मोर ऑन कि क्वालिटी 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 रैदर देन इम्प्रूवमेंट, कि बेटर कैसे कर सकते हैं, क्वालिटी कैसे ला सकते हैं, और मोर फोकस इज ऑन क्वालिटी कैसे अचीव करना है रैदर देन प्रोसेसेस कैसे बेटर करना है, ठीक है। बिकम इंटरनली फोकस्ड, इग्नोरिंग द कस्टमर नीड्स, कि कस्टमर्स को क्या चाहिए कि उस हिसाब से करना चाहिए। बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू कि क्वालिटी आप ज़्यादा भी एकदम ज़्यादा अच्छा कर दोगे क्वालिटी, तो कस्टमर के लिए प्राइस हाई हो जाएगा। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि कस्टमर को किस प्राइस में किस क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन है। अब ज़्यादा ही क्वालिटी, अब मान लो कोई कोई फ़ोन बनाता है, कोई कंपनी है मान लो, ठीक है, कंपनी नेम इज़ AB कंपनी, ठीक है। AB कंपनी एक फ़ोन बनाती है। अब उनका बजट है कि उनको 10,000 में बनाना। अब 10,000 में आप कितना ही क्वालिटी दे दोगे, अगर आप ओवर डिलीवर करोगे तो क्या होगा, वो 10,000 का फ़ोन 10,000 का नहीं बचेगा, वो आपका मार्जिन कम हो जाएगा, एंड या तो हो सकता है आपका जो प्राइस सेट किया था कि 10,000 में बेचेंगे तो वो 15,000 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, कस्टमर को चाहिए ही नहीं 15,000, है ना, उसको चाहिए 10,000 का फ़ोन, आपको बनाना है 10,000 का फ़ोन। तो आपको भी क्वालिटी उस हिसाब से इंश्योर करना चाहिए, ना कि ज़्यादा ओवर डिलीवर भी कर दोगे क्वालिटी में तो प्रॉब्लम है। दीज आर ऑल द क्रिटिसिजम्स, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जो भी इंपॉर्टेंट है विच इज़ PDCA, एक बार आप पढ़ सकते हो। एंड ये वाला 6 C's हो गया तो, एंड बाकी डीमिंग का भी आप एक बार रीड करके जा सकते हो।